तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो यूनिट 7 चल रही है, यूनिट 7 से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे थे हम लोग। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? जो मानव रोग, जो संक्रमण रोग, असंक्रमण रोग और अनुशंकित रोग, सिकल सेल एनीमिया आदि से रिलेटेड हम लोग आज के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कोविड के बारे में देखा है। कोविड क्या है हमारा? असंक्रमण में आता है या संक्रमण रोग में आता है? ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बोल सकते हैं कि हमारा मतलब इसके बाद हम हैजा की बात करते हैं, बहुत सारे मलेरियाज की बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं। तो टीबी और जो हमारा कोरोना है वो एक स्टेडी में आएंगे, संक्रमण रोग में। और बाकी के जो मलेरिया या जो नॉर्मल हमको फीवर होते हैं वो किस में आएंगे? हमारे असंक्रमण में आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस और ज्यादातर हमारे जो सिलेबस है उस पर सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक दे के रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, बाकी के मानव रोग भी आ सकते हैं पर मेन फोकस आप लोगों का किस पे होना चाहिए? सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में भी हमको कुछ इवेंट्स देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो डिसीजेज हैं, बाकी के जो रोग हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज रहते हैं वो क्या रहते हैं? बैक्टीरिया फेज जो है वो उनको क्या बोला जाता है? किस तरीके की चीज है वो? बैक्टीरिया विद टेल्स, न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस और वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, हम लोगों ने जब गंगा रिवर के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैंने गंगा नदी के बारे में आपको बताया था, तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि जो पानी है उसका क्यों पवित्र माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे बैक्टीरिया फेजेस पाए जाते हैं, या इनको हम लोग नॉर्मल वो लैंग्वेज में फेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया ईटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक तरीके के वायरस होते हैं जो कि किसको खाते हैं? बैक्टीरियाज को खाते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने बैक्टीरिया फेज का मतलब। तो बैक्टीरिया फेज, जिनको हम फेज के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरीके के बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। इसलिए गंगा नदी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं उनको बैक्टीरिया फेज क्या करते हैं? खा जाते हैं। वो एक तरीके के क्या होते हैं? वायरस होते हैं। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे? तो इसमें क्या बोल के रखा है कि वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया फेज है वो एक तरीके का क्या होता है? वायरस होता है, जो कि किसको खाता है? बैक्टीरियाज को खाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि जीवाणु को असंक्रमित करने वाला विषाणु। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमको याद रखनी। बैक्टीरिया फेज जो है वो क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया फेज याद रखना कि एक तरीके के बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं, और वो खुद क्या होते हैं? एक वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो कि किसको खाते हैं? बैक्टीरियाज को खाते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है? गंगा रिवर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, एस टू पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? इन विच कंटेस्ट डज द एस टू मैंशनड? एस टू क्या है? इंट्रोड्यूस जीन इन जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉपीज, इंडियाज प्राइवेट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर्स फॉर ट्रैकिंग वाइल्ड एनिमल्स और स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेस। क्या होता है भैया एक तरीके का ये? क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है भैया, अभी हम लोग इसी से गुजरे हैं। इसको पहले बात तो इसको फुल फॉर्म देख लो। एनजीओ टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनजीओ। ठीक है, टेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये कहाँ देखने को मिला? अभी हमारे पहले कौन सी महामारी आई थी? कोविड आया था। तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जो कोविड का स्ट्रक्चर था वो लगभग ऐसा था, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो। इसके टाइम पे ऐसे आपके बोल सकते हैं कि ये जुड़े रहते थे। ठीक है, आपने देखा ये सरफेसेस पे। तो जो हमारे एस टू है, जो एस टू है, ये एक तरीके का क्या है? रिसेप्टर है।
रिसेप्टर मतलब समझते हो कि जो वायरस हमारी बॉडी से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है ना, एंट्री पॉइंट माना जाता है। जैसे ये वायरस है और ये हमारी, बोल सकते हो कि ये हमारी कोई भी मतलब सरफेस है, जैसे कि हमारी नोज हुई या माउथ हुई, तो माउथ के थ्रू आपके सरफेस के अंदर जाएगा ना, तो वो सरफेस को हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं। जो पहली चीज मतलब कि जो बाहर की तरफ एंट्री के टाइम पे जो प्रेजेंट होता है ना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ACE2 बोलते हैं। ठीक है, एंजियोटेंशन एंजाइम 2, जो कि किसी भी वायरस का, जैसे कि कोविड की बात करते हैं तो कोविड वायरस की, किसी भी वायरस का क्या रहता है, एंट्री पॉइंट रहता है। ठीक है, जिससे हमारा जो वायरस है वो हमारे बॉडी में जा रहा है, जो एंट्री पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACE2 बोलते हैं। मतलब उस तरीके का एंजाइम है, एक तरीके का रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, जब किसी भी वायरस में हम सबसे पहले कोई भी वायरस को देखते हैं तो बॉडी में जब वो एंटर करेगा तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, उसका एंट्री पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACE2 बोलते हैं। ठीक है, इसको रिसेप्टर बोलते हैं एक तरीके से। क्लियर हो ये चीज? तो याद रखना, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा वायरल डिसीजेस से रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा कि विषाणु जनित रोगों से हमारा ये रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारी जो वायरल डिसीजेस होती है या कोविड-19 के बारे में देखें या कोई भी वायरसेस रहते हैं, तो उनका जो रिसेप्टर्स होते हैं या एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उनको हम लोग ACE2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन टू इंडिया? किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन को भेजा था? कौन एक्सपोर्ट करता है स्पुतनिक वी को? कौन करता है? अब तो आंसर दे दो भैया। ठीक है, तो हमारा रशिया, रशिया के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि USA की 2 वैक्सीन कौन कौन सी है, एक फिजर, दूसरी मॉडर्ना। यूके की बात करें तो एस्ट्रोजेनेका। ठीक है, और हमने आपकी रशिया के बारे में देखा था तो स्पुतनिक वी। इंडिया की हमको पता ही है। नेक्स्ट देखो, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? किसके काटने से होता है भैया? हम लोगों ने, मैंने बताया था कि डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, या बोल सकते हैं कि हमारा जीका वायरस हुआ, ये तीनों एक ही मच्छर के काटने से होते हैं। वो किस स्पीसीज को बिलोंग करता है? ठीक है, कौन सी? एडीज इजिप्टी। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारी दो और हमको बीमारियां कौन सी देखने को मिलती है इसी मॉस्किटोस की टाइप से, जो एडीज भेजता है, एक जीका और चिकनगुनिया। ठीक है, ये चीज याद रखना, मॉस्किटो के काटने से होती है, फीमेल मॉस्किटो होता है, ये चीज याद रखना हमारा, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, मेल मॉस्किटो नहीं काटते। नेक्स्ट देखो, निमोनिया एक संक्रमण है, या निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ? निमोनिया होने के कारण हमको सबसे पहला किस चीज का इन्फेक्शन होता है, बॉडी में किस चीज हमारी इन्फेक्ट करती है, संक्रमण होती है अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो? ठीक है, तो उसके कारण हमारा या तो एक लंग या तो दोनों के दोनों लंग्स को वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर निमोनिया छोटे लेवल का है तो एक लंग को इफेक्ट करेगा, या अगर बोल सकते हैं कि अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो वो दोनों के दोनों लंग को क्या कर देगा, हमारे खराब कर देगा, या लंग में क्या हो जाएगा, एक तरीके का हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो सकता है? तीनों चीजों से रिलेटेड हो सकता है। वायरस से भी रिलेटेड हो सकता है, बैक्टीरिया से भी रिलेटेड हो सकता है, और फंगई से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, हमारे जो लंग्स रहते हैं, हमारे लंग्स में पस तरीके के या फ्लूइड भर जाता है, किसमें, हमारे निमोनिया के टाइम पे। आप लोगों ने देखा हो बच्चों में बहुत ज्यादा ये कॉमन बीमारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो निमोनिया है कौन से अंग को या किस बॉडी के पार्ट को सबसे पहले अफेक्ट करता है? लंग्स को, या तो एक लंग्स को या तो दोनों लंग्स को। नेक्स्ट देखो, डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? जो डीपीटी वैक्सीन हमने कल पढ़ी थी, ये वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? इसके लिए दी जाती है, डीपीटी का फुल फॉर्म भी बताया था हम लोगों ने, कल देखा था। ठीक है,
तो डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, डिप्टेरिया, और पी का मतलब, ठीक है, वूपिंग कफ में हम लोग काउंट करते हैं, पर इसको क्या बोला जाता है, पर, ठीक है, परसुसिएसिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुकर खांसी के नाम से आपने देखा होगा, वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, डायप्थीरिया, वूपिंग कफ, और टी से टिटनेस। क्लियर हो गया। इंद्रधनुष में भी हम लोगों ने देखा था 7 तरीके की बीमारियां थी। 7 तरीके की बीमारी कौन कौन सी थी, ठीक है, तो पहली कौन सी आती है हमारी, डायप्थीरिया, फिर इसके बाद वूपिंग कफ, जिसको हम लोग पी से भी डिनोट कर रहे हैं, या डब्ल्यू सी से ही आप लोग डिनोट कर देना, वूफिंग कफ आ जाएगा। वूफिंग कफ के बाद हमारा टीबी, ठीक है, फिर इसके बाद टिटनेस, फिर मिसेल्स, मिगलेनिन, और आप में हमारा हाइपेटाइटिस बी। तो ये सारी की सारी 7 बीमारियां थी। उसमें हम लोग देखेंगे तो नॉर्मल जापानीज एफेंथेसिस को भी हम लोगों ने काउंट किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी बीमारी जो है किसमें काउंट हो जाती है, इंद्रधनुष में। इसलिए हमने देखा था स्टार्टिंग में हमको डीपीटी, बीसीजी, और एक और हमारा OPV, 3 तरीके के वैक्सीन दिए जाते थे। उसमें हमारा हाइपेटाइटिस बी को भी हम लोग अभी ऐड करने लगे, तो 7 तरीके के अलग हमको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा हमको बीमारी देखने को मिलती है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी हमको होती है। ठीक है, कौन सी होती है हमारी, मलेरिया हमको देखने को मिलता है कि जो पैरासाइटिक या प्रोटोजोआ हमारा पैरासाइट होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कारण हमको ये बीमारी होती है, किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम के कारण। वो एक तरीके का कैसा पैरासाइट होता है, प्रोटोजोआ का पैरासाइट होता है, हमको ये देखने को मिलता है। और मलेरिया के कारण हमारा कौन सा अंग सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, पहले लिखो, पहले बताओ आप लोग, इसके बाद मैं बताऊंगा। मलेरिया के कारण हमारा कौन सा अंग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो कौन सा अंग, मतलब कौन सी बॉडी का पार्ट उसका इफेक्ट करेगा सबसे पहले, बताओ। मलेरिया तो कॉमन सी बीमारी है, हर किसी को होती रहती है। तो याद रखना कि हमारे मलेरिया के कारण, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, स्प्लीन जो ऑर्गन रहता है वो हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तिल्ली अंग, ठीक है। एब्डोमेन पढ़ा है ना, तो एब्डोमेन के बोल सकते हो कि हमारे साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, और स्टमक के जस्ट ऊपर रहता है। तो वो वाला जो तिल्ली अंग या स्प्लीन जो ऑर्गन रहता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, किसके कारण, मलेरिया के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया जो नॉर्मल बीमारी है इसके बारे में पता होना चाहिए। डेंगू का देखा हम लोगों ने, डेंगू के कारण कौन सा अंग सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, डेंगू देखा ना। तो उसी के साथ में अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया में हमारा कौन सा अंग जो है, ऑर्गन है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो स्प्लीन अंग याद रखना, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में रहता है और स्टमक के ऊपर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखो, HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय, तो जो HIV एड्स रोग है वो किसके कारण नहीं फैलता, किसके कारण नहीं फैलता भैया, HIV इन्फेक्टेड ब्लड, यूज ऑफ अनबॉइल्ड निडल्स, मॉस्किटो बाइट्स, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, किसके कारण नहीं होता भैया, ठीक है। तो हम लोगों को आज तक ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला कि किसी के मच्छर के काटने से किसी इंसान को क्या हो जाए, HIV एड्स हो जाए। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमनो अमीनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके कारण हमको कौन सी बीमारी होती है, एड्स बीमारी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज याद रखना, इनका फुल फॉर्म हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि हमारा जो HIV एड्स है किसी भी तरीके से एयर और वाटर के थ्रू नहीं फैलता, ठीक है। अगर किसी को एड्स है, अगर हमने उसका झूठा पानी पी लिया तो भी हमको एड्स नहीं होगा, या उसके कांटेक्ट में आ गए हम लोग, उसने अगर हमारे आसपास में छींक दिया या हमारे मतलब आसपास में खांस दिया तो उसके कारण भी हमको HIV एड्स नहीं होगा, ठीक है। और मॉस्किटो या किसी भी तरीके की मक्खी या कोई भी पैरासाइट के काटने के कारण भी हमको ये बीमारी ट्रांसफर होते हुए नहीं दिखी आज तक,
ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से ये ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, और मॉस्किटो को काटने से भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ डिसीज ह्यूमन बॉडी, तो एक रोगग्रस्त मानव शरीर का निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर किसी को नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि कोई भी डिसीज हो सकती है, या बोल सकते हैं कि एड्स जो हो जाता है किसी को, तो एड्स के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये हम लोगों को पता करना है कि अगर किसी को, इंसान को एड्स है तो कैसे पता चलेगा उसको एड्स है। कौन कौन सी लक्षण हमको उसके देखने को मिलते हैं, लक्षणों के बारे में पता करना है, सिंड्रोम के बारे में, सिम्टम्स के बारे में देखना है। क्या हो जाता है उसके, लंप नोट्स हो जाते हैं, नाइट स्वेट्स आता है, रात में पसीना आता है, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, वजन को घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी बीमारियां या सिम्टम्स हमको किस में देखने को मिलते हैं, एड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि हमारे सूजे हुए लहीसा पर्व हो जाता है, रात को या रात्रि में हमको पसीना आता है, मतलब बोल सकते हैं कि हमारी जो याददाश्त रहती है वो कमजोर हो जाती है, और बॉडी में क्या हो सकता है, बॉडी लॉस, मतलब कि हमारा वजन घटना कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको एड्स में देखने को मिलती है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, एड्स से रिलेटेड भी चीजें देखनी है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कौन से दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखना मेन में। क्लियर हो गया, एड्स से रिलेटेड चीजें समझ में आई। नेक्स्ट देखो, द वायरस दैट कॉजेज फीमेल जापानीज एफिलिसिस इन्फेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी इंसान को जापानीज इन्फ्लुएंसिस हो जाता है तो उसका कौन सा अंग शरीर का हिस्से से संक्रमित होता है, कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, जापानीज इन्फ्लुएंसिस के बारे में आप लोगों ने सुना हो तो ये एक तरीके का ब्रेन फीवर बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन फीवर मतलब कि सिर का, बोल सकते हैं कि सिर में बुखार, जो कि हमारे जो फीमेल एफेंसिस है वो सबसे ज्यादा हमारे किसको अफेक्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किसके काटने से, हमारे फीमेल एफेंसिस की मतलब होने से, जो कि एक तरीके का किस नाम से जानते हैं हम लोग, सिर का बुखार के नाम से, या बोल सकते हैं ब्रेन फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा, ब्रेन को। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि जापानीज एफेंसिस जो है वो किस वायरस के कारण होता है, वायरस का नाम क्या है, इस बीमारी के कारण, किस वायरस के कारण ये बीमारी हमको देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखना। एक तरीके का हमारा जो वायरस है उसका नाम क्या है, फेवी वायरस। ठीक है, फेवी वायरस के कारण हमको जापानीज एफेंसिस होता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन में बुखार हो जाता है, एक तरीके का ब्रेन फीवर बोला जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इबोला वायरस इज नेम्ड आफ्टर, तो ये कल भी करा था हम लोगों ने, इबोला वायरस किसके नाम पर लिया गया है, किसके नाम पे लिया है, ये तो पता है जल्दी से, कहाँ की रिवर से रिलेटेड है, कहाँ की रिवर से लिया है। ठीक है, तो ये रिवर के नाम पे रखा गया है, नदी के नाम पे रखा गया है, और वो नदी कहाँ की थी, अफ्रीका। ठीक है, तो आपको बताया था 4 अलग अलग तरीके के इबोला वायरस हमको देखने को मिलते हैं, जो कि वहां पर वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न अफ्रीका के आसपास में हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, बेटुलिज्म इज अ, जो बेटुलिज्म है वो एक तरीके का क्या है, क्या है एक तरीके का, तो याद रखना कि बोटनिज्म एक तरीके का इंटेस्टाइल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो हमारी आंतड़ियां रहती है वहां का इन्फेक्शन होता है, और ये चीज हमको कैसे होती है, जो कि बोल सकते हैं कि गंदा पानी पीने से, या बोल सकते हैं कि बाहर का गंदा खाना खाने से हमको ये बीमारी होती है।
ठीक है, तो एक तरीके क्या है हमारी फूड वॉर्न पॉइजनिंग है। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो आंतड़ियां रहती हैं दोनों की दोनों, या जो हमारी इंटेस्टाइन रहती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके कारण हमको कौन सा बीमारी देखने को मिलती है, तो बॉटुलिज्म, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीसीजी वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट व्हाट। हम लोगों ने कल पढ़ा था जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसको, मतलब किससे बचने के लिए लगाई जाती है। किसके कारण, किससे लगाई जाती है, तो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फुल फॉर्म हमने कल देखा ही था इसको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो निम्न में से किस जोड़े को सही सम्मिलित कीजिए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरह हमारी डिसीजेस दे के रखी है, रोग दे के रखे हैं, और दूसरी ये चीज दे के रखी है कौन सी मेडिसिन है। ठीक है, दवाइयों के नाम दे के रखे हैं कि कौन सी मतलब बीमारी हो जाए तो हमको किस तरीके की ड्रग या बोल सकते हैं कि दवाइयां लेनी पड़ती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि मलेरिया अगर किसी इंसान को हो जाता है तो मलेरिया के टाइम पे एक टैबलेट दी जाती है, उस टैबलेट का नाम क्या है हमारा, क्लोरोक्वीन। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है कि मलेरिया के, अगर किसी को मलेरिया है तो उसको किस तरीके की दीवार मतलब ड्रग या दवाई दी जाती है, उस दवाई में कौन सा ड्रग प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोक्वीन। अब आगे की चीज भी देख लो, स्कर्बी जो है वो स्कर्बी हमको क्या देखने को मिलती है, स्कर्बी अगर किसी को हो जाए तो हमको क्या समझ में आता है ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो अगर उसको है तो उसको क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी की दवाइयां लेनी पड़ेगी, विटामिन सी की टैबलेट्स आती है वो उसको लेना पड़ेगा। ट्यूबर क्लॉसिस अगर इंसान को हो जाता है तो ट्यूबर क्लॉसिस के लिए मेन ड्रग कौन सा बोला गया है, एक तरीके का ड्रग होता है जिसमें हमको किस नाम से जानते हैं, आइसोनियाजिड INH। ठीक है, ये एक ड्रग का नाम है, ये ड्रग किस टाइम पे दिया जाता है मेनली, मतलब इस ड्रग के साथ 3 और ड्रग्स काउंट किए जाते हैं, 4 ड्रग्स है टोटल, किसी भी अगर ट्यूबर क्लोसिस होता है तो उसको 4 तरीके की बीमारी एक डोज दिया जाता है, पर उसमें जो मेन ड्रग बोला जाता है वो यही वाला है। होने को तो 4 है पर मेन ड्रग यही है। और अगर किसी को टिटनेस हो जाए तो टिटनेस के लिए बीसीजी तो होता ही नहीं है, कौन सी चीज हमको देखने को मिलती है, तो एक तरीके का बोल सकते हो कि हमको इंजेक्शन लगता है, किसी को टिटनेस होता है तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है ना, ओरल कोई गोली आती नहीं है, तो उस इंजेक्शन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, TIG के नाम से, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन के नाम से। ठीक है, तो याद रखना कि टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये उस इंजेक्शन का नाम रहता है। क्लियर हो गया ये चीज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके की बीमारियों को मतलब क्योर करने के लिए हम कौन से ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मलेरिया सिंपल है क्योंकि मलेरिया हमको ज्यादातर देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि मलेरिया होता है तो किसी इंसान को कौन सा ड्रग लेना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद से गए और खुद से ही ले आए, भैया जब पहले जांच करा लेना, इसके बाद ही आप करके आना कि आपको ड्रग के पता चल गया तो अब किसी को, मेरे को लग रहा है कि मलेरिया हो रहा है तो भैया ये वाली दवाई दे दो, या टाइफाइड हो रहा है तो ये वाली दवाई दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गया ये चीज। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग इज, तो अभी हम लोगों ने देखा तो एंटीबायोटिक दवा का कौन सा उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो कि एक एंटीबायोटिक दवाई है। ठीक है, कौन सी दवाई, इनमें से कौन सी दवाई एंटीबायोटिक मानी जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा एस्प्रिन तो बोली नहीं जाती है, एस्प्रिन आपने देखा होगा सिर दर्द के टाइम पे दी जाती है। पैरासीटामोल हम लोगों ने देखा, पैरासीटामोल तो हमारी फीवर के टाइम पे दी जाती है, पर वो बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं रहती, एंटीबायोटिक अलग से दी जाती है, पैरासीटामोल के साथ में एक और एंटीबायोटिक देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, क्लोरोक्विन के बारे में हम लोगों ने देखा, अभी मलेरिया के टाइम पे दी जाती है। तो कौन सी बीमारी बची हमारी, पेमिसिन, पेनिसिलिन जो है एक तरीके की ऐसी ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक मतलब कि क्या करता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फंगाई बैक्टीरिया, इनको ग्रोथ से बचाता है और उनको मार देता है, इसलिए वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। इसके साथ में एक और यूज होती है, याद रखना कि
स्ट्रिप्टोमाइसिन भी हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं, इसकी टाइम पे देते हैं। ये 2 दवाइयाँ हैं जो कि एंटीबायोटिक की टाइम पे यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एथलीट फुट डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो एथलीट फुट की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, फंगई के कारण होती है, या प्रोटोजोआ के कारण होती है? एथलीट फुट की जो बीमारी है वो किसके कारण कॉज होती है? ठीक है, तो फंगई के कारण कॉज होती है। ये कोई अलग से नहीं है, ये तरीके के, ये हमारे जो फंगई है बहुत सी बार हमारी स्किन के प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हेयर में भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हमारे फुट पे भी प्रेजेंट रहते हैं, नेल्स पे भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं फंगाई हमारे बॉडी या स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं। कभी उनको उनकी सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर हमारे मौसम में थोड़ा सा वार्मनेस भी है और साथ में मॉइस्ट है, ठीक है, थोड़ी सी उमस टाइप की है, तो ये जो फंगई है वो हमारी बॉडी पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ऑलरेडी हमारी बॉडी पे रहता है, पर उसको अगर सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो उस एनवायरनमेंट में वो स्किन के ऊपर ग्रो कर जाएगा और आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? एथलेट फूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एक तरीके का फंगी से रिलेटेड हमारी बीमारी है। कौन सी बीमारी? एथलीट फुट। नेक्स्ट देखो, मैलिग्मेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अब मलेरिया के बारे में हम लोगों ने देखा, तो मैलिग्मेंट मलेरिया जो है वो उसका टाइप है मलेरिया का। 2 तरीके के हमारे को मलेरिया के टाइप देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा मैग्लिनिन है और दूसरा कौन सा है? बेजिनिन। ठीक है, ये 2 मलेरिया के टाइप्स है। अब मैग्लिनिन मलेरिया की बात कर रहे हैं, ये किसके कारण होता है? मैग्लिनिन मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है हमारा? याद रखना, प्लाज्मोडियम तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, प्लाज्मोडियम के किस फॉर्म के कारण होता है? तो फल की पैरम के कारण होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि मैग्लिनिन जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के फैक्ली में पुरम के कारण होता है, नरम के रास्ते। नेक्स्ट देखो, द मच टॉक्ड अबाउट बबल बेबी डिसीज इज कॉल्ड सो बिकॉज, तो बोल सकते हैं कि बहुचलित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, जो बबल बेबी रोग है वो उसको बबल बेबी क्यों कहा जाता है? सीधी बात ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, जो बबल बेबी डिसीज है उसको बबल बेबी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों बोलते हैं हम लोग? पढ़ो स्टेटमेंट सही। इट इज कॉज बाय वाटर बबल, वाटर बबल के कारण होता है। द सिक चाइल्ड मेक्स बबल्स ऑफ सलाइवा, सलाइवा का बबल बना लेता है। द सिक चाइल्ड इज ट्रीटेड इन अ जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, और अ डिसीज इज कॉल्ड ओनली बाय वाटर बबल। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? बबल बेबी डिसीज के बारे में सुना है? बबल बेबी डिसीज मतलब कि कोई भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा वीक है, अगर उसका इम्यून सिस्टम के साथ, बिना इम्यून सिस्टम के साथ वो पैदा हुआ है, तो उसको क्या किया जाता है? एक तरीके के प्लास्टिक बबल में रखा जाता है। आपने देखा है ना, बहुत सी बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में अलग से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, बबल में रखा जाता है, एक प्लास्टिक तरीके का। तो उस जो बबल है, मतलब वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, प्लास्टिक बबल रहता है। तो इसलिए उस डिसीज को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू बबल डिसीज के नाम से, या बबल बेबी डिसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे बिना इम्यून सिस्टम के पैदा होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वीक रहता है, तो उनको अलग से केयर करनी पड़ती है। उस केयर के लिए उनको एक तरीके के बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, इसलिए उस डिसीज का नाम क्या रखा गया? बबल बेबी डिसीज रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एस्ट्रो आर्थराइटिस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, हमारे घर में दादा दादी या मम्मी मम्मी पापा को ये बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है 50+ के अब। ठीक है, ज्यादातर ये चीज लेडीज में हमको देखने को मिलती है। ये किसके कारण होता है? ठीक है, पर अगर इनमें से देखो तो इनमें से कोई ऑप्शन सही लग नहीं रहा है। आप लिख लो, सही लिखना हो तो साइनोबियल फ्लूट के कारण होता है। हमारे जो घुटने रहते हैं, उन घुटनों के टाइप में आपने देखा 2 प्लेट्स रहती है ऐसी की तैसी, ऐसी आपको देखोगे तो एक ऊपर की तरफ जॉइंट रहती है, एक नीचे की तरफ रहती है। इन दोनों के जो बीच रहता है ना, बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन रहता है,
इसमें हमारा एक तरीके का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। उस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइनोबियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जब हमारी एज बढ़ती जाती है, जब एज होती रहती है, तो ये फ्लूइड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर ये फ्लूइड कम हो गया तो ये दोनों की दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी, और टकराएंगी तो इसके कारण दर्द होता है। ठीक है, देखा है आप लोगों ने कि उनको उठने बैठने में, जब वो खड़े होते होंगे या नॉर्मली जब बैठ गए तो बैठने के बाद खड़े नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके बीच का जो लुब्रिकेंट है ना, एक तरीके से ग्रीस बोली जाती है, ग्रीस के कारण आपकी जो चीज है वो इजीली स्लिप करती है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और यही फ्लूइड अगर कम हो गया तो वो दोनों जो प्लेट्स है वो आपस में टकराएंगी, और वो टकराने के कारण दर्द होता है। ठीक है, और इस फ्लूइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइनोबियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला बोला गया है कि एल्ब्यूम है, पर एल्ब्यूम का पता नहीं है एग्जैक्ट, मैं नहीं बता सकता इस चीज के बारे में। पर अगर टेक्निकल शब्द देखोगे तो उसको साइनोबियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं हम लोग। ये दोनों चीज याद रखने की ना, एल्बुनियम के नाम से भी और साइनोबियल फ्लूइड के नाम से। पर मेनली हम लोगों को मेडिकल टर्म्स में कौन सा नाम देखने को मिलता है? साइनोबियल फ्लूइड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो आप जब भी अब दिखाने जाओगे तो आपको ये चीज समझ में, डॉक्टर बता देगा कि उनके बीच की जो, बोल सकते हैं दादा दादी को दिखाने जाओगे कि फ्लूइड कम हो गया। ठीक है, बोला जाता है कि इंजेक्शन के थ्रू आप लगवा लो, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप इंजेक्ट करके वो फ्लूइड को फिर से जनरेट नहीं कर सकते, वो बॉडी में अपने आप ही बनता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, हेमियोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसीज विच इज कॉज्ड बाय। तो हेमोफीलिया एक तरीके की आनुवंशिक रोग है जिसका वाहन क्या है? हेमोफीलिया किस चीज में हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग देखें, जो हीमोफीलिया है उसको कौन कैरी करता है? मतलब कैरी मतलब कि किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? तो फीमेल इसको कैरी करती है, और फीमेल ही क्या करती है? उसको पास करती है जेनेटिकली फॉर्म में। तो ये चीज याद रखना, ये कौन से क्रोमोसोम के कारण होता है हमारा? मैंने बताया था 22 क्रोमोसोम, 23 टोटल, तो 23 पेयर रहती है। तो 23वीं पेयर जो रहती है वो आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है या सेक्स को डिसाइड करती है। तो वहीं पे ये वाली जो चीज है वो 23rd क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और वो किस क्रोमोसोम पे अटैक करती है, किसके साथ जुड़ी रहती है ये बीमारी? तो एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये इसको कौन कैरी करती है? महिलाएं इसको कैरी करती है, स्त्रियां करती है। और प्रकट भी किसके कारण होता है? ये स्त्रियों के कारण होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, बस इतना याद रखना कि हेमोफीलिया जो है वो किस क्रोमोसोम के कारण होती है? तो 23rd जो क्रोमोसोम होता है, 23वां जो पेयर रहता है उसके कारण होती है। और वो किस पे डिटैच रहती है? तो एक्स क्रोमोसोम पे डिटैच रहती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ट्रिमोसोमी 21 इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो ट्रिमोसोमी 21 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझ लो। हम, मैंने अभी आपको कितने बताए? 23 आपके क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, 23 जोड़ियां होती है। स्टार्टिंग की 22 जोड़ी जो होती है उनको एक साथ हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 22 पेयर्स रहती है ना, पहले से लेके 22 तक, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और जो 22 भी हमारी 23वीं पेयर जो रहती है, एक जो बचती है लास्ट वाली, वो किस लिए क्या डिटरमाइन करती है? हमारे सेक्स को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो हेमोफीलिया मैंने जो आपको बताया, हेमोफीलिया जो है वो किसके कारण होता है? 23वें पेयर के कारण हमको देखने को मिलता है, जो कि एक्स के साथ डिटैच रहता है। वहीं पे हम लोग किसकी बात करें? ट्रेमोसोमी की बात करें या डाउन सिंड्रोम की बात करें, तो ये सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वें सिंड्रोम के कारण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 21वें क्रोमोसोम के कारण इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है। ठीक है, वैसे हम लोगों को देखने को मिलता है 2 क्रोमोसोम का पेयर रहता है, इस 2 के साथ में हमको किसने का देखने को मिल जाता है? 3 का पेयर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके का हमारा याद रखना कि हमारा ट्राइमोसोमी 21, ये जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? जो 23वीं पेयर रहती है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। एक्स्ट्रा मतलब कि 2 की पेयर रहती है, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बस किसी को ये बीमारी है तो 23वें नंबर पे 2 की जगह कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? 3। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज भी याद रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि 23 पेयर होती है टोटल, 23 में
पहले से लेके 22 तक की जो पेयर रहती है उनको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो एक हमारी अकेली बचती है जो 23वीं रहती है उसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जिससे हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। 22वीं पेयर तक ऑटोसोम और 23वीं वाली सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है या सारी की सारी मैच्ड हैं। कोई सी गलत पेयर दिख रही है क्या? लोग सी सी आंसर दे रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है, वो भी सही है। अब थायामाइन की बात करें तो थायामाइन को हम लोग किस विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन B1 के नाम से। और जो एक्सोलिक एसिड रहता है वो क्या रहता है हमारा? विटामिन सी रहता है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण हमको कौन सी बीमारी होती है? बेरी होती है। विटामिन सी या एब्सॉर्बिक एसिड के कारण कौन सी बीमारी होती है? स्कर्बी हमको देखने को मिलता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण कलर ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हाँ, जेनेटिकली बोल सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हमको बोल सकते हैं बहुत सी कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। अब नेट पे मतलब हम लोग, सॉरी हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस है, अरे ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, नाइट मतलब विटामिन ए के कारण हमको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ पॉलिश राइस इन द ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज, मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है हमको? पॉलिश हम लोगों ने देखा ना, बहुत से घर पे हमारे पॉलिश दाल ली जाती है, चावलों का तो पता नहीं, पर पॉलिश दाल जरूर लेकर आते हैं हम लोग, कि पॉलिश अनपॉलिश दाल लेके आते हैं, पॉलिश वाली नहीं लेके आते हमारे घर में। क्यों नहीं लेके आते? यहाँ पे पॉलिश चावल की बात हो रही है। पॉलिश किए गए चावलों को क्यों के खाने से हमको कौन सी बीमारी हमको देखने को मिलती है? कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? तो बेरी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। जो बेरी बीमारी है वो हमको पॉलिश किए गए कोई भी सब्सटेंसेस के खाने से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। कोई भी चावल हुए या दाल हुए, उनसे होता क्या है? पॉलिश किए गए चावलों में क्या देखने को मिलता है? जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। अगर आप उनको पॉलिश कर रहे हो, नेचुरल चीज नेचुरल होती है, नेचुरली उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर उनमें आप पॉलिश करके आप बाजार में बेचोगे या मतलब चमका के उसको बेचोगे, तो उसके कारण उसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अगर उनको अगर आपने खत्म कर दिया तो उसके खाने से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ही शुड स्टॉप ईटिंग नाउ इज सफरिंग फ्रॉम, जो मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, उस वो किस चीज से पीड़ित है? अगर किसी इंसान की भूख खत्म ही नहीं हो रही है, खाए जा रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी से वो माना जाता है? टेक्निकली उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, हमने डायबिटीज के बारे में देखा, डायबिटीज में ऐसा होता नहीं है। हाइपर एसिडिटी है तो उसमें इंसान खाएगा इतना ज्यादा थोड़ा, मतलब खाने की मतलब उससे खिलेगा ही नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है? बुलीमिया बोला जाता है, ठीक है। बुलीमिया एक तरीके की बीमारी है जिसमें हमारा बोल सकते हैं कि जो लॉस ऑफ सेंस हो जाता है, मतलब कि हमारे सेंस खो जाते हैं कि हमको कितना खाना है, वो चीज हमारे को समझ में ही नहीं आती, आप खाते ही जाते हो, ठीक है। तो बुलिमिया एक तरीके की बीमारी है जिसमें हमारे जो सेंसेस रहते हैं वो एक तरीके से लॉस हो जाते हैं उसमें, जिसमें हमको समझ में नहीं आता कितना खाना चाहिए, ठीक है। और ये चीज ज्यादातर हमको एडोलेसेंट एज के बाद में देखने को मिलती है। किसी भी इंसान को ये बीमारी अगर होगी तो एडोलेसेंट एज के टाइम पे 20 या 25 के टाइम पे हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इस रेंज में। नेक्स्ट देखो, एक्सेस ऑफ फॉलोइंग इन द ब्लड कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो रक्त में निम्न में से अतिरिक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसके कारण हमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है? किसके कारण देखने को मिलता है? तो नाइट्रेट्स के कारण देखने को मिलता है,
ठीक है, अगर किसी भी तरीके का जो बेबी है उसने कोई पानी पी लिया जिसमें नाइट्रेट्स अगर मिले हुए हैं, तो उसके कारण इसको क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अभी इसी से एक और क्वेश्चन रिलेटेड देख लो। अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड, तो लिखित में से निम्न में से कौन सी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये चीज याद रखना, जब नाइट्रेट्स जो रहते हैं, अगर पानी के साथ में नाइट्रेट मिला है तो वो नाइट्रेट नाइट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो नाइट्रिक्स के कारण जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथोमोग्लोबिन के अंदर काउंट हो जाएगा। उस हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की जगह क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीथोमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मीथोबिन ग्लोबिन के कारण हमारे जो ऑक्सीजन की जो कैरी करते हैं ना, उसका वो लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। या हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर हीमोग्लोबिन सही तरीके से प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन की जगह क्या बन रहा है हमारा, मीथोमोग्लोबिन, तो वो क्या ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा क्या, तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कोई भी बच्चा या कोई भी अगर मदर है वाटर कंटेमिनेटेड जो कि नाइट्रेट से अगर वो पी लेती है, तो उसको कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। जो नाइट्रेट्स रहते हैं हमारे बॉडी में जाके नाइट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नाइट्रिक्स क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन ना बनाकर क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मीथोमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं बन रहा तो ऑक्सीजन कैरी कैसा होगा, तो ऑक्सीजन जो कैरी करने वाली चीजें रहती हैं वो रुक जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उपवास रखने पे सर्वाधिक प्रभाव शरीर किस अंग पे पड़ता है, अगर ज्यादा टाइम तक अगर फास्ट करोगे तो आप, ठीक है, किस पे पड़ता है, हमारी किडनी पे पड़ता है। अगर ज्यादा टाइम तक भूखे रहोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्ट रखने से तत्काल प्रभाव किस अंग पे पड़ता है, इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है, अगर आपने फास्ट रखा और सबसे पहला इफेक्ट कौन से ऑर्गन पे पड़ेगा, तत्काल प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो याद रखना पैनक्रियास पे पड़ता है सबसे ज्यादा, बोल सकते हैं तत्काल प्रभाव। ठीक है, जो पैनक्रियाज रहती है, अगर आपसे पूछा जाए कि लंबे समय तक रखोगे तो किस अंग में मतलब प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, तो किडनी में देखने को मिलेगा। तत्काल प्रभाव की बात करते थे, इमीडिएट हमको रिएक्शन कहां पे देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, तो पैनक्रियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरीके का हमारा बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोजन टाइप का एक तरीके से हमारा जो प्रेजेंट रहता है वो रिलीज होना स्टार्ट कर देता है अगर आप ज्यादा टाइम तक फूड कंज्यूम नहीं करते तो। ठीक है, इसके रिलीज के कारण हमको पैनक्रियाज में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन याद रखना कि बॉडी में मोस्ट इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, किडनी पे, और इमीडिएट मतलब इफेक्ट या तत्काल प्रभाव किस पे पड़ता है, तो पैनक्रियाज में। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन स्टार्टेड, तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया अनुमान मिशन कब प्रारंभ किया गया था, किस डेट को इसको स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो अभी की बात है, ये कहां पर स्टार्ट हुआ था ये भी बताओ। ठीक है, एमपी में हुआ था, तो 1 जुलाई 2023 में। कहां पर इंडिया का मतलब एमपी का कौन सा था वो, शहडोल, जो कि एमपी में हमारा आता है। ठीक है, और अगर बोला जाए तो सिकल सेल एनीमिया को इंडिया से खत्म करने के लिए डेडलाइन क्या रखी हम लोगों ने? ठीक है, तो 2047 तक हमको सिकल सेल एनीमिया को इंडिया से क्या करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। तो डेडलाइन भी याद रखना। ठीक है, टीबी की बात की थी, टीबी को खत्म करने के लिए इंडिया ने क्या टारगेट रखा है और वर्ल्ड ने क्या रखा है, 2030। तो वैसे सिकल सेल एनीमिया में इंडिया ने खत्म करने के लिए इस बीमारी को क्या डेडलाइन रखी है? इस बीमारी में पता है क्या होता है, मतलब ये जो एनीमिया ये ब्लड से रिलेटेड हमारी बीमारी है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कौन सी बीमारी है, पर ये जो एनीमिया, जितनी भी एनीमियाज होती है वो सारी किससे रिलेटेड रहती है, हमारी बोल सकते हैं ब्लड से रिलेटेड रहती है, और एक तरीके से जेनेटिक डिसीजेज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हमारे सिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिकल सेल एनीमिया बिलोंग टू विच पार्ट, तो सिकल सेल एनीमिया भी मैंने आपको बताया किस बीमारी से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है, हमारी ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, और ब्लड में भी हमारी दो चीजें देखने को मिलती है, WBC और RBC, तो ये किस पे ज्यादा इफेक्ट करता है? ठीक है, RBC में हमको ये इसका नाम ही क्यों रखा है, सिकल मतलब समझते हो, सिकल इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं?
हसिया समझते हो ना, हसिया का शेप पता है ना, तो एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारी पहली चीज, इसका आंसर बता दो सभी, तो ये किसके कारण हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो आरबीसी जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी अगर फ्लो कर रहे हैं इस पोर्शन में, जब वो मतलब उनका ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है, सिकल सेल हमारे जो रहते हैं वो बीच में रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, इस तरीके से बने रहते हैं या हंसिए की शेप में। ठीक है, और इनके कारण जो आरबीसी है वो क्या नहीं कर, फ्लो नहीं कर पाता है, और फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, हमारी ब्लड में क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? सिकल सेल एनीमिया। तो इसका नाम सिकल इसलिए क्यों रखा है कि उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सिकल की फॉर्म में रहते हैं, हंसिए की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये चीज भी याद रखना, ये ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड में भी किससे रिलेटेड है? आरबीसी से। और ये कैसी डिसीज है? जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, जेनेटिक डिसीज बोली जाती है। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, डाउन सिंड्रोम ऑकर्स इन विच क्रोमोसोम। अभी हम लोगों ने देखा, पहले ये चीज बताओ, डाउन सिंड्रोम को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ट्राइसोमी 21 के नाम से अभी देखा था भैया, ज्यादा पहले पढ़ा भी नहीं, ट्राइसोमी 21। इसका नाम भी 21 क्यों रखा है? क्योंकि ये कौन से क्रोमोसोम से अटैच रहता है? 21 से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो नाम से ही याद रखना, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। और 21 क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये किस क्रोमोसोम से रिलेटेड रहता है? 21 से रिलेटेड। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देख लो, जो आरबीसी रहते हैं नॉर्मल, इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? आरबीसी हमारी बॉडी तक कितने दिन तक प्रेजेंट रहते हैं? ठीक है, तो 120 दिन तक प्रेजेंट रहते हैं। और अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो सिकल सेल एनीमिया के कारण ये आरबीसी की जो टाइमलाइन है वो कितनी हो जाती है? 20 होगी, या तो मतलब 15 से 20 दिन हमारी जो आरबीसी है उसकी टाइमलाइन हो जाती है, या एक तरीके से लाइफ स्पैन हो जाती है, इसके कारण हमको बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। इनमें से कौन सी लिंक सहल योग है? इसके कारण हमको ये बोल सकते हैं सेक्स से रिलेटेड हमारी डिसीज बोली गई है इनमें से। ठीक है, तो कौन सी डिसीज जो है बोल सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड है? तो हेमोफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया को हम लोग बोल सकते हैं कि शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, या रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं भैया? क्वीन विक्टोरिया के बारे में देख सुना है? तो क्वीन विक्टोरिया की जो खानदान है, उस खानदान को ये बीमारी मतलब बोल सकते हैं कि चलती आ रही है। ये लेग मतलब बोल सकते हैं हमको उनके सारी के सारे लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको किस नाम से नाम दिया गया है? रॉयल डिसीज या शाही रोग दिया गया है। ठीक है, इसमें मैंने बताया आपको हेमोफीलिया देखने को मिलता है, तो सेक्स लिंक बीमारी है, कौन से नंबर के क्रोमोसोम के कारण ये होती है? तो 23rd क्रोमोसोम के कारण हमको देखने को मिलती है। ठीक है, किससे रिलेटेड रहती है, किससे अटैच रहती है? तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रहती है। क्लियर हो गया ये चीज? इसमें क्या होता है बेसिकली, याद रखना कि हमारे मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मतलब प्रोसेस रहती है ना, उसको रुक जाती है, हमारे अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ना, बहुत सी बार किसी को कट लग जाता है तो किसी का खून रुकना बंद नहीं होता, तो उसके अंदर क्लॉटिंग हो नहीं पाती है सही तरीके से। इसमें भी हमको ज्यादा मतलब देखने को मिलती है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, और ब्लड क्लॉट नहीं होने के कारण हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, रक्त ज्यादा बहता है। समझ में आ गई नॉर्मली चीज? तो याद रखना, इसको शाही रोग या रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, इन अ ह्यूमन मेल विथ क्लेन फिल्टर सिंड्रोम। अगर क्लेन फिल्टर सिंड्रोम वाला एक मानव मनुष्य में क्या होता है भैया? ठीक है, क्लिंग फिल्टर सिंड्रोम में क्या चीज हमको देखने को मिलती है? कि देयर आर 47 क्रोमोसोम विथ XX बाय filter capability is reduced, there are only one sex chromosome or none of the above। ठीक है, और ये चीज याद रखना कि जो क्लिंग फिल्टर सिंड्रोम है वो मेल में ही होती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमारे सबसे पहली चीज, हमारे टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं? 23 प्रेजेंट, मतलब 46 होते हैं, और पेयर बनाओगे तो कितनी बनेगी? 23 बनेगी। अब आपके क्लिंग फिल्टर सिंड्रोम में हमको क्या देखने को मिलता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ा रहता है। ठीक है, ये मेल में मतलब होने वाली बीमारी है, तो मेल में बीमारी में हमको क्या देखने को मिलता है? तो 23वीं पेयर रहती है, उसमें नॉर्मली क्या होना चाहिए मेल के हिसाब से? एक्स बाय होना चाहिए 23वें पेयर के हिसाब से, पर इस बीमारी के कारण 3 हमको देखने को मिलते हैं, एक्स एक्स बाय हो जाता है। तो 46 की जगह कितने सेल्स क्रोमोसोम हमको देखने को मिलते हैं सिंड्रोम के कारण? 47। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये मेल में होती है, ये चीज याद रखना, 23वें क्रोमोसोम से रिलेटेड रहता है। अगर मेल है तो 23वां क्रोमोसोम किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्स और वाई की फॉर्म में, पर इस बीमारी के कारण क्या होता है हमारे? एक्स एक्स वाई हो जाता है, जिसके कारण हमको बोल सकते हैं कि उसकी जो वो वोन है वो वीक हो सकती है, हड्डियों में कमजोरी हमको देखने को मिलती है, सेक्सुअल फंक्शन भी उसके मतलब बोल सकते हैं कि वीक रहते हैं, और इस तरीके की बीमारी हमको इसमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, इफ अ हीमोफीलिया कैरियर वुमन गेट्स मैरिड टू अ हेल्दी मैन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी। अगर इसको समझ लिया तो थोड़ी सी बोल सकते हैं बायोलॉजी समझ में आ जाएगी आपको। क्या होना चाहिए इसका? कैसे बताओगे इस चीज को? तुक्का लगा के, या कोई मतलब बोल सकते थ्योरी है इसके पीछे? ये चीज बता दो मेरे को, इतना समझ में आ जाएगा। ये वाहक महिला लिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है? ये वाहक महिला का मतलब क्या है? वाहक और जो पीरियड महिला रहती है उनमें अंतर क्या रहता है? कैरिड वुमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, कैरियर वुमेन जो है, और विक्टिम वुमेन में क्या अंतर होता है? मतलब थोड़ा और अच्छे से। अरे इतना अपन को एक्स बार नहीं, कोई आपसे सिंपल सा पूछ ले कि वाहक महिला कौन है और पीरियड महिला कौन है, मतलब क्या होता है? अरे ये तो टेक्निकली हो गया, किसी को सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो। ठीक है, तो वाहक महिला क्या होती है? ऐसी मतलब महिला जिसके जीन में वो डिसीज प्रेजेंट है पर उसको वो बीमारी नहीं है। ठीक है, और पीड़ित महिला मतलब कि उसकी जीन में वो बीमारी थी और उसको भी वो बीमारी है। तो सिंपल सा ये मतलब लैंग्वेज में आप लोग समझा सकते हो। समझ में आ गया ये चीज? अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो एक होते हैं हमारे वाहक, ठीक है, वाहक महिला की बात करूं तो वाहक महिला जो रहती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कैसे रहेंगे? एक्स एच और एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई पीड़ित महिला है तो पीड़ित महिला के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम है वो किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे? एक्स एक्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पीड़ित वाहक का मतलब कि उसके जीन में वो प्रेजेंट है पर उसको वो बीमारी नहीं है। और पीड़ित महिला मतलब कि उसके जीन में वो मतलब बोल सकते डिसीज प्रेजेंट थी और उसको भी वो बीमारी है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि पीड़ित पुरुष की बात करें, ठीक है, ये महिला चल रही थी, अगर पीड़ित पुरुष है तो उसको कौन सी बीमारी होगी? एक्स एच वाई। ठीक है, ये हमारे एक्स पे रिलेट रहती है, मैंने आपको बताया एक्स क्रोमोसोम से ही अटैच रहती है। अब आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि एक कैरिड मतलब कि एक वाहक महिला किसके साथ में बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ पुरुष के साथ क्या करे? विवाह करे। तो हमको क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रही है? अब देखो, तो ध्यान से समझना आप। ये इसको दो की फॉर्म में ही रहने दो। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक स्वस्थ मतलब मेल के बारे में बात करते तो स्वस्थ मेल का नॉर्मल क्रोमोसोम कैसे देखने को मिलता है? एक्स और वाई की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और हम लोग पीड़ित महिला की बात करें तो पीड़ित महिला कौन सी होती है हमारी? सॉरी, वाहक महिला कौन सी होती है? एक्स एच एक्स। अब इसकी फिर क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो अगर इसके साथ इसको ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स एच हो जाएगा, इसके साथ जोड़ोगे तो एक्स एक्स हो जाएगा।
अब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ोगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यही टर्मिनोलॉजी बन रही है। अब मैंने आपको क्या बनाया कि जो पीड़ित महिला है, उस पीड़ित महिला अगर होगी तो महिला का जो क्रोमोसोम है वो कैसे होने चाहिए, एक्स एच और एक्स एक्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो वाहक महिला है, यहाँ पे देखोगे तो हमारा वाहक पुरुष मतलब कि पीड़ित पुरुष है, यहाँ पे नॉर्मल एक मतलब गर्ल बन रही है और नॉर्मल बॉय बन रहा है। तो इसमें से कौन सा टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड नहीं हो रहा है, तो कौन सा नहीं हो रहा है यहाँ पे, वाहक महिला हमारी जो है मतलब कि पीड़ित महिला जो है इसमें अटैच नहीं हो रही। ये चीज क्लियर हो गई, ज्यादा हम लोगों ने डीप पढ़ लिया पर आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो पीड़ित महिला के लिए हमारे पास कौन से क्रोमोसोम होने चाहिए थे, एक्स एच और एक्स एच होने चाहिए थे, पर ये टर्मिनोलॉजी हमको इसमें देखने को ही नहीं मिली। हमको क्या देखने को मिली, वाहक महिला देखने को मिली, वाहक पुरुष देखने को मिल गया, सॉरी पीड़ित पुरुष देखने को मिल गया, एक नॉर्मल गर्ल देखने को मिल गई और एक नॉर्मल बॉय देखने को मिल गया। कौन सी पॉसिबिलिटी हमको नहीं देखने को मिली, तो पीड़ित महिला की पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिली। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीड़ित वुमेन, यहाँ पे आपका ये विक्टिमाइज वुमेन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं यूपीएससी में, इसलिए मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया ये चीज, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी याद रखना। व्हाट इज द शेप ऑफ प्लेटलेट्स इन अ सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में आरसीबी का आकार कैसा होता है, अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में किसकी तरह होता है, हंसिए की तरह या सिकल की तरह होता है। ठीक है, जैसा हमारा हंसिए का शेप रहता है, तो ये हमारे बोल सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल रहते हैं उनको नर्व्स में जाने से क्या करता है, रोकता है, के कारण हमको सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, व्हेन इज द सिकल सेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो प्रत्येक वर्ष सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। ये डी कौन बता रहा है, डी तो 21 जून है, 21 जून को तो कुछ और बनाते हैं। ठीक है, तो मेन मेन बात करें तो 5 जून को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 21 जून भी सबको पता है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, अब कौन कौन सी बची हमारी, दो बची, 10 अगस्त बचा और 19 जून बचा, तो इनमें से हमारी कौन सी है, 19 जून को बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड सिकल डे, सिकल सेल डे किस दिन मनाया जाता है हर साल, 21 जून को। ये अगर इसको देखोगे तो 10 अगस्त को एक और बनाया जाता है, वर्ल्ड लायन डे बनाया जाता है। ठीक है, तो बता दिए सारे के सारे, अगर आपको देखना है तो वर्ल्ड लायन डे इतना रेलेवेंट नहीं है, पर 10 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड लायन डे के हिसाब से मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे सिकल डे हर साल हम लोग मनाते, कब से मना रहे हैं, कब से ये स्टार्ट किया गया था, तो ये प्रथा जो है 2008 से चल रही है। 2008 में सबसे पहली बार मनाया गया और इसके बाद हम लोग हर साल इसको मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो सिकल सेल हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो 19 जून को, और 21 याद रखना, 21 को इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज, तो सिकल सेल एनीमिया का उपचार कैसे हो सकता है, वैक्सीन से, एंटीबायोटिक्स खा के, या प्लांटेशन करके बोन मैरो की, या इनमें से किसी भी तरीके से उसका इलाज नहीं किया जाता, कि ये इलाज है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि इसका इलाज ही नहीं है, भैया ऐसा इलाज नहीं है, इसका इलाज ना हो, इसको अगर हम लोग ट्रीट करना है तो उसको हमको बोन मैरो जो रहती है ना, उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बोन मैरो का काम क्या रहता है, बोन मैरो जो रहती है हमारे ब्लड को फॉर्म करने में मदद करती है, तो अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो हमारे जो सिकल सेल है वो क्या हो जाएंगे, इरेडिकेट हो जाएंगे, और वो हमारे जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है सही तरीके से फ्लो कर पाएंगे। तो अगर सिकल सेल एनीमिया को अगर आपको ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो असिस्ट माजा या बोल सकते बोन मैरो जो रहती है उसको क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, आपने क्रिश 3 देखी होगी, तो क्रिश 3 में थोड़ा बहुत याद रख लेना, वो काल से उसने अगर बोन मैरो कराया था तो वो सही हो गया था। नेक्स्ट देखो, वेयर वाज द नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन स्टार्टेड, तो पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, किसने किया था, पीएम मोदी ने। ठीक है, विच इज कॉल्ड अ रॉयल डिसीज, कौन सी डिसीज को शाही रोग कहा जाता है, कौन सी रोग था भैया, डाउन सिंड्रोम था, तो हीमोफीलिया था।
ठीक है, याद रखना, अभी मैंने बता दिया उससे रिलेटेड चीज़ें। अगर थोड़ा डाउट हो तो एक बार और वीडियो घर पे जाके देख लेना, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़? विच टाइप ऑफ डिसीज इज मलेरिया? तो मलेरिया का रोग किस प्रकार के कारण होता है, अभी देखा हम लोगों ने, कौन से पैरासाइट के कारण होता है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और कौन सी बोल सकते हैं कि इसमें मॉस्किटो का नाम क्या है? ठीक है, तो एनफेलिसिस, जो आपकी फीमेल मॉस्किटो रहती है, वो क्या करती है, इस तरीके के प्रोटोजोआ पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम रहता है उसको कैरी करके हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है, और इसके कारण हमको कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया हो जाता है। बचपन से देख रहे हैं हम लोग। 1918 फ्लू पेंडेमिक ऑल्सो नोन एज द स्पेनिश फ्लू वॉज कॉज्ड बाय, तो 1918 में हम लोगों ने देखी थी महामारी आई थी स्पेनिश के टाइम पे, तो वो किसके कारण हुई थी, किस वायरस के कारण हुई थी? उसमें कौन सा वायरस इंक्लूडेड था? बताओ जल्दी। और ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में ही एक ही तो समझ में आ रहा है। तो जो बोल सकते हैं स्पेनिश फ्लू, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। अब बता दो स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण हमको देखने को मिलता है? बर्ड फ्लू हम लोगों ने देखा था, तो बर्ड फ्लू जो है वो किसके कारण हमको देखने को मिलता है? उस टाइम पे कौन सा वायरस प्रेजेंट रहता है? H5N1 देखा था। ठीक है, तो हमारा जो स्वाइन फ्लू है, ये स्पेनिश फ्लू है, वो किसके कारण होता है? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों चीजें, जो स्वाइन फ्लू है वो किसके कारण होता है? H1N1 के कारण, और जो बर्ड फ्लू है वो किसके कारण होता है? H5N1 के कारण। ठीक है, देखो, डिसीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड, ऐसे रोग जो पशुओं से मनुष्य में संचलित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिंपल सा है ये चीज, अभी देखा है हम लोगों ने। ऐसी कौन सी बीमारी है जो जंतुओं से हम में फैलना स्टार्ट हो जाती है? जो बोल सकते हैं कि पशुओं से हमारे बोल सकते हैं मनुष्य में संचलित होती है, उन बीमारियों को हम लोग कैसी डिसीजेज बोलते हैं? तो जूनोटिक डिसीजेज बोलते हैं। कोरोना वायरस आपने देखा होगा, चमगादड़ से हम में फैलना स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी क्या है, जब एनिमल से एनिमल तक कोई बीमारी फैल रही है तो बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो वहीं तक बीमारी रहती है, पर जिस टाइम पे वो बीमारी एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, ठीक है, और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमारा क्या था? कोरोना वायरस का एक तरीके से टर्मिनोलॉजी थी। कोरोना वायरस का अगर आप देखो तो स्टार्टिंग बैट से हुआ था, तो एक बैट से दूसरे बैट में हो रहा था, पर उसको खाने के कारण हम जो भी वो चीज़ हम लोग बहस नहीं कर रहे, पर उसके कारण मनुष्य को हुई। ठीक है, मनुष्य में जब वो बीमारी हुई तो मनुष्य में बीमारी होने के कारण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलना स्टार्ट हो गई। तो जो बीमारी थी वो किस तरीके की बीमारी थी? पशुओं से मनुष्य में आई, तो उस बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंतुओं से होने वाली बीमारी है, बोल सकते हैं जियोलॉटिक डिसीज है। ठीक है, तो कोई दिक्कत जब तक नहीं आती जब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलती है, पर एक एनिमल से अगर किसी मनुष्य में फैल गई, ठीक है, ह्यूमन में फैल गई, और वो जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर कर रही है, तो वो बीमारी कैसी हो जाती है हमारी? एक तरीके का पेंडेमिक बना लेती है। तो हमने देखा था ना, नाम भी बोलते हैं कि कोरोना काल किस नाम से जाना जाता है? पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। तो पेंडेमिक क्या था कि ये जो बीमारी थी मनुष्य से मनुष्य में फैल रही थी। ठीक है, मनुष्य के कॉन्टेक्ट से मनुष्य में फैल रही थी, तो इस तरीके की चीजें याद रखना। ठीक है, मनुष्य से मनुष्य तक जब बीमारियां फैलना स्टार्ट कर दे, जब बड़े लेवल पे हो जाता है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, हु इज, अगर देखो तो इबोला वायरस जो था वो भी एक तरीके कैसा वायरस था? जूलॉटिक डिसीज ही थी। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो अनुवंशिकी के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? जियोर्ग मेंडल के बारे में हम लोगों ने देखा था। इन्होंने बोल सकते कि जेनेटिक्स के फादर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कौन सा पौधा था वो? मटर का पौधा था। ठीक है, और कैसी मटर थी वो? गार्डन की मटर थी, जंगली मटर भी नहीं थी। ठीक है, घर में उगने वाली मटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। दो तरीके की मटर थी, एक हरी कलर की और दूसरी पीली कलर की। ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ते, तो ये क्वेश्चन देख लेना कि जो मेंडल था उन्होंने जो जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी, तो वो किस पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर का पौधा था, और वो भी किसका? गार्डन मटर था, मतलब कि हमारे घर के मटर से था।
ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मन बोरविंग की बात करते हैं, तो ये क्या है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में बोले जाते हैं, और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी ग्रीन क्रांति आई थी उस किसको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन। तो दोनों ग्रीन हाउस वो सर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, बस ये वर्ल्ड के बोले जाते हैं और ये हमारे इंडिया के बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सडन चेंज इन जीन्स दैट ऑकर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट कॉल्ड। तो जीन में अचानक परिवर्तित हो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने वायरस के बारे में भी आपको बताया था, जब वायरस बनता है और एक वायरस जब बोल सकते हैं कि वेरिएशन प्राप्त कर लेता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, म्यूटेशन की फॉर्म में जाना जाता है। कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूटेशन की फॉर्म में जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा एक संक्रमण रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फिशियस या डिसीज। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल सकते हैं भैया, कि कौन से इन्फिशियस है कौन सा नहीं है। वायरस जनित संक्रमण रोग कौन सा है, ठीक है। तो किसी को ब्लड प्रेशर है उसके पास में बैठ जाओगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा क्या, हाई। अगर किसी को डायबिटीज है उसके पास बैठने से हो जाएगा। अगर बोल सकते हो कि कैंसर किसी के पास बैठने से, कौन सी चीज किसी के पास में आने से होती है, TB होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया के कारण ये होती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, वायरस कॉस्ट इन्फिशियस डिसीज इज, तो वायरस जनित संक्रमण रोग कौन सा है, कौन सा रोग वायरस के कारण हमको देखने को मिलता है। कौन सा भैया, जल्दी बताओ, इसका आंसर चाहिए मेरे को। ये चीज़ तो हम लोगों ने नॉर्मल देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलेरा या बोल सकते हैजा की बात करें तो ये भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। TB भी हमने अभी देखा किसके कारण होता है, कौन सी चीज़ नहीं होती, तो जो खजरा है या मिसेल्स जो है वो वायरस के कारण हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, दोनों के बताओ, टाइफाइड के भी बताओ और कॉलेरा के भी बताओ। ठीक है, तो टाइफाइड जो बैक्टीरिया के कारण होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैल्मोनेला टाइफी के नाम से, ठीक है। कॉलेरा के बारे में भी बताओ, जो कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक है। तो जो हमारा कैलोरा है वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कैलोरी, ठीक है। जो कैलोरा नाम है वो इसी के नाम पे लिया गया है, तो वो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रो कैलोरी। क्लियर हो गया ये चीज़। तो याद रखना, TB का हम लोग देख चुके हैं, तो टाइफाइड का याद रखना, सैमोलेना टाइफी के कारण होता है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है। और जो कॉलेरा है या हैजा है वो किस मतलब वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रो कॉलोनी। नेक्स्ट देखो, द ट्रिपल वैक्सीन यूज टू इन्फेक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तो शिशुओं को दिए जाने वाला ट्रिपल वैक्सीन सुरक्षा देता है, किस चीज़ से देता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, TPT के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ही पढ़ना ये, इसकी जगह डिप्थीरिया ही है, ठीक है। जो ट्रिपल वैक्सीन जो है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, DPT के नाम से जानते हैं, हमने देखा था। तो इसमें बोल सकते डिप्थीरिया, टिटनेस और हमारा वूपिंग कफ या जो कुकर खांसी है उसमें ये सारी इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बस चेंज कर लो, यहाँ पे आपको सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे कोरोना लिख लो बस।
अब देखो यहाँ पे कौन सी बीमारी एयर से होती है, वायु से होती है, पानी से होती है, संपर्क से होती है, घाव से होती है? मैच करके बताओ जल्दी से। एक दो भी मैच कर लोगे तो भी आ जाएगा हमारा। फिटनेस पता है किसके कारण होती है? किसके कारण होती है हमारी? घाव के कारण। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एयर का देखा ही है। एयर का क्या है हमारा? पानी के कारण क्या होता है हमारा? ऐसा देखने को मिलता है हमको। और जो टीबी है वो किसके कारण हो जाती है? संक्रमण के कारण। कौन सा स्टेटमेंट सही है? और ठीक है, ABCD के साथ क्लियर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग, तो इस तरीके के याद रखना। ठीक है, ये इस मैंने जो सिफिलिस जो हटाया है, सिफिलिस एक तरीके से पूछो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, प्रथम टीका जो वैक्सीन है किसने विकसित किया था? इसके बारे में हम लोगों ने बता दिया था मैंने आपको, जो फादर ऑफ इम्यूनेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, एडवर्ड जेनर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी, किस पर बनाई थी ये हमारी? तो स्मॉल पॉक्स या बोल सकते हैं जिसको हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं, तो चेचक की जो बीमारी थी उससे रिलेटेड उन्होंने सबसे पहला टीका बनाया था। ठीक है, और ये भी याद रखना, जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनाई थी वो किससे बनाई थी? उन्होंने क्या लिया था? जो काऊ है उसका बोल सकते हैं, काऊ का जो पस था उससे उन्होंने उस टीका को बनाया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसको ये क्वेश्चन आएगा, अभी याद रखना। नेक्स्ट देखो, टर्नर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसके मतलब किस में होता है? महिलाओं में अकेला होता है, पुरुष में होता है, पौधे में होता है, या स्त्री और पुरुष दोनों में होता है? किस में होता है ये? तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो बस स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में कैसे होता है? जो 23वां क्रोमोसोम रहता है ना, तो 23वें क्रोमोसोम में अगर विमेन है तो कितने क्रोमोसोम होने चाहिए एक्स के? 2 होने चाहिए। तो उस 2 में से उसमें से एक क्या हो जाता है? मिस हो जाता है, अकेला एक्स रह जाता है। तो अगर 23वें क्रोमोसोम में पेयर होनी चाहिए एक्स एक्स की, पर उसमें एक एक्स मिक्स हो जाता है, अकेला रह जाता है, तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि किस में हमको देखने को मिलती है? बस स्त्रियों में देखने को मिलती है, फीमेल्स में देखने को। क्लियर हो गया? अभी तक हम लोग एक एडिशन वाला देख रहे थे, इसमें एक कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये 23वें क्रोमोसोम में ही होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल बोल सकते चमगादड़ द्वारा होता है? किसके कारण होता है भैया? तो हमने देखा है निपा वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि केरला में हम लोगों ने देखी थी ये चीज़। तो केरला में बोल सकते हैं कि एक महामारी आई थी निपा वायरस, जो कि किसके कारण हुई थी? फ्रूट बैट्स के कारण। फ्रूट बैट्स कैसे बोला जाता है? जैसे कि कोई चमगादड़ है, कोई फ्रूट लगा हुआ है, चमगादड़ उसके ऊपर बैठ गया, लगभग उसने खा लिया, और वो जो फल अगर नीचे गिर गया और उसी फल को किसी इंसान ने खा लिया, तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? निपा वायरस हो जाता है। ठीक है, निपा वायरस रिलेटेड केरला में हम लोगों ने इसको देखा था। अगर आपसे कोई पूछे कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बॉडी के कौन से अंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? ठीक है, तो लीवर को, ये चीज यहां से भी याद रखना। ये हेपेटाइटिस का क्वेश्चन नहीं आया, पर याद रखना कि ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो लीवर को करता है। क्लियर है यहां से? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फिशियस डिसीज कॉज्ड बाय फंगस? तो फंगस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी हमको देखने को मिलती है? कवक, जिसको हम लोग बोलते हैं, कवक के होने से कौन सा संक्रमण रोग हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो अस्थमा, एथलीट फुट के बारे में हम लोगों ने देखा ही था, ये भी फंगस से रिलेटेड है, और अस्थमा जो है वो भी किससे रिलेटेड है? फंगस से या कवक से रिलेटेड है। दांत खाज खुजली आपने देखा होगा, ये नॉर्मल बीमारी भी किसके कारण होती है हमारी? फंगस के कारण ही होती है। नेक्स्ट देखो, नेम द क्रोमोसोम फाइंड इन सेल्स
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कौशिक में पाए जाने कोड़ीशूट का नाम दो जो कि अदु कणु मतलब गुणसूत्रों के अलावा अन्य पौधों के लिए जिम्मेदार है। क्या है इसमें से हमारे, उनको क्या बोला जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। 23 क्रोमोसोम में 23 पेयर होती है, पहले से लेके 22 वाली जो पेयर रहती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, और बाकी की जो 23वीं क्रोमोसोम की पेयर रहती है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज याद रखना, पहले से लेके 22 तक जो रहती है उसको ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, एक नहीं है बहुत सारे पेयर है। ठीक है, और 23वां जो रहता है, अकेला जो 23वां रहता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीज याद रखना। क्लियर है यहां से? नेक्स्ट देखो, द वर्ड वैक्सीनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू। तो जो वैक्सीनेशन शब्द है वो एक लैटिन शब्द है जो कि कहाँ से, किससे संबंधित है, कहाँ से लिया गया है? हेपेटाइटिस से, दरियाई घोड़ी से, कुत्ते से, गाय से या घोड़े से? किससे लिया गया है? इसको थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। मैंने बताया सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसके ऊपर बनाई थी, स्मॉल पॉक्स से बनाई थी। और मैंने बताया था स्मॉल पॉक्स का जो टीका बनाया था वो किससे बनाया था, काउस के पस से बनाया था। तो ये जो वैक्सीनेशन शब्द है कहाँ से लिया गया है, काउ से लिया गया है। ये चीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो कहानी को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो से तीन बन सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, इन द कंटेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, RT-PCR मीन्स। तो आपने देखा होगा जब कोरोना हुआ था लोगों को तो एक तरीके का टेस्ट किया जाता था जिसका नाम हम RT-PCR है। लगभग एक आप लोगों को हुआ होगा तो जिसमें नाक और कान में डाल के हम लोगों को देखना पड़ा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ का फुल फॉर्म क्या है, सही फुल फॉर्म बताइए। स्पेलिंग भी अगर आप देखोगे तो स्पेलिंग के हिसाब से भी आपका जाएगा। तो RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। ठीक है, तो जो रेलेवेंट आपको फुल फॉर्म्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करने को मिलेगा। तो आपको फुल फॉर्म सही तरीके से पता होना चाहिए। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। बहुत से लोगों ने सी बताया, तो सी में भैया स्पेलिंग ही देख लो, स्पेलिंग ही सही नहीं लग रही यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना और थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है वो भी यूज़ करना। यहाँ पे सी लोगों ने, बहुत लोगों ने सी बताया, बट ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे आपकी बोल सकते हो स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत है। क्लियर है ये चीज़? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना बस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जूनोटिक डिसीज। निम्न में से कौन सी एक जूनोटिक रोग नहीं है, कौन सा नहीं है भैया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेबीज की बात करते हैं। रेबीज तो हमको पता ही है, डॉग से होता ही है। ठीक है, तो ये तो किससे रिलेटेड है, जूनोटिक से रिलेटेड, क्योंकि वो पशु से किस में ट्रांसफर हो रहा है, मनुष्य में हो रहा है। सार्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े, कोविड उसका एग्जाम्पल है, तो वो भी कैसी डिसीज है आपकी, जूनोटिक डिसीज है। प्लेग का आपने पढ़ा है, प्लेग किससे होता है, चूहों से होता है। ठीक है, तो ये भी कैसी बीमारी हो गई, जूनोटिक हो गई। कौन सी बची हमारी, माइकोमाइसोसिस। ठीक है, तो ये अकेली बची, तो आपके बाकी की आपके ऑप्शन हो जाए। ठीक है, ये चीज याद रखना, प्लेग जो कि चूहे से होती है इसको एक और मौत के नाम से जाना जाता है, काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है ये बीमारी को। ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, आपने सुना होगा प्लेग की बीमारी फैली थी, तो वो सारी की सारी चीजें हमको देखने को। क्लियर हुआ ये चीज? इस तरीके क्वेश्चन हमको करने हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द वायरस डेट कॉजेज जापानीज एफेंसिस इफेक्ट। ये कर चुके हैं हम लोग, ये बीमारी कहाँ पर होती है,
ठीक है, इसलिए ब्रेन फीवर भी बोला जाता है इसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये बीमारी जाके क्या करती है, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्फिशियस डिसीज, निम्न में से कौन सी संक्रमण बीमारी नहीं है। ये कुकर कफ नहीं है, इंग्लिश में लिख दिया, ये वूफिंग कफ है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन क्वेश्चन पहले स्कर्वी के बारे में देखा था। तो स्कर्वी जो है इन्फिशियस डिसीज नहीं है, वो किसके कारण होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी के कारण हमको कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। तो ये स्कर्वी कौन सी डिसीज नहीं है, इन्फिशियस या संक्रमण बीमारी नहीं है, बाकी की हमको ने पढ़ी ही है ये। नेक्स्ट देखो, विच डिसीज इज रिलेटेड टू नाको। सबसे पहली चीज, नाको का फुल फॉर्म बताओ। नाको का फुल फॉर्म आपने बता दिया तो आंसर भी अपने आप आ जाएगा। जो नाको है वो किससे रिलेटेड है, नाको का फुल फॉर्म आ गया आपको तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। पता है किसी को, नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब बता सकते हो किससे रिलेटेड है। ठीक है, बताया था मैंने कि अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपको आंसर भी आ जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है। नाको का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये बीच याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो ये चीज। नेक्स्ट देखो, तो अभी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची एक यहाँ पे डिसीजेस दे के रखी है, दूसरी तरफ आपके रोग दे के रखे। कौन सा आपका स्टेटमेंट कौन से रिलेटेड है, हम लोग लगभग इसको पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा सारे के सारे सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिया। हमारे संक्रमण असंक्रमण कौन से इन्फिशियस हो सकते, कौन से नहीं हो सकते, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोगों को ये चीज़ याद रखना इसी तरीके से पूछे जाएंगे, कौन इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमित है, कौन सी असंक्रमित है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बना के रखना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट बना के रखो तो अपने आप इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जो बीमारियां हम लोगों ने देखा लेटेस्ट की, ये बीमारियां ज़्यादा अभी हुई नहीं है। कोविड से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, तो कोविड के से रिलेटेड और अगर आपको चीज़ें लगे तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अभी नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो mRNA या मॉडिफाइड mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि उसमें हुआ क्या था। ठीक है, जो 2 लोग बोल सकते हैं, हमने कोरियो के वेस्टमैन के बारे में पढ़ा था, तो उनको अभी 2023 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो नोबेल प्राइज़ किस लिए था, तो वैक्सीन बोल सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन रेलेवेंट जो है वो एक बार और रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।